नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है, सामाजिक विचारकों को लेकर इसके अलग अलग मत है, अलग अलग सिद्धांत है। तो जितने भी सामाजिक विचारक हैं हम उनको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 उद्विकासीय सिद्धांत, नंबर 2 चक्रीय सिद्धांत और नंबर 3 उतार चढ़ाव सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत है मुख्य रूप से और इनके अलग अलग विचारक हैं। तो उद्विकासीय सिद्धांत की बात करें तो उद्विकासीय सिद्धांत है वो मुख्य रूप से ऑगस्ट काम्टे, स्पेंसर, मार्क्स, हॉबाउस और दुर्खिम द्वारा दिया गया है। और चक्रीय सिद्धांत की बात करें, चक्रीय सिद्धांत है मुख्य रूप से विको, पेरेटो, टाइनबी और स्पेंगलर का सिद्धांत दिया है। तो आगे वीडियो में हम एक एक करके इनके सभी सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। और उतार चढ़ाव सिद्धांत है वो मुख्य रूप से शेरोकी ने दिया है, इसे कई बार चक्रीय सिद्धांत में भी शामिल किया जाता है। तो पहले बात करते हैं उद्विकासीय सिद्धांतों के बारे में। उद्विकासीय सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो उद्विकासीय सिद्धांतों में पहला है वो ऑगस्ट काम्टे का नंबर आता है। ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत दिया। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन है वो निश्चित चरणों से होकर गुजरता है। वो 3 उन्होंने चरण बताए थे। इसे लॉ ऑफ 3 स्टेज या 3 स्तरों का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इनके 3 चरण कौन कौन से हैं? ऑगस्ट काम्टे के अनुसार सामाजिक या समाज की शुरुआत का जो पहला चरण था वो धार्मिक समाज था। यानी प्रारंभिक जो समाज थे वो किस प्रकार के समाज थे? धार्मिक समाज थे, ईश्वरीय समाज थे। अलौकिक शक्ति में इनका गहरा विश्वास था और लोगों की मानसिकता भी इसी प्रकार की होती थी कि सारी चीजों को, सारी घटनाओं को धार्मिक रूप से देखा जाता था। तो इसमें सर्वप्रथम वस्तु की पूजा की जाती थी जिसे दुर्खिम ने टोटमवाद कहा है। फिर इसमें भी 3 चरण बताए हैं। दूसरा चरण इसमें बताया है बहुदेववाद और उसके बाद में कौन सा आया? एक देववाद। तो ये पहला चरण है। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही बौद्धिक विकास हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? एक बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने बुद्धि के विकास के आधार पर ये सिद्धांत इन्होंने समझाया है, या ज्ञान के विकास के आधार पर। इसे हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण है तात्विक चरण या अमूर्त चरण। इसमें क्या होता है कि वस्तु या घटनाओं को अलौकिक या धार्मिक रूप से नहीं देखा जाता है, बल्कि उनके अंदर विद्यमान गुण और उनके अंदर जो निराकार शक्ति है उसके आधार पर घटनाओं की और वस्तुओं की व्याख्या की जाती है। और जो तीसरा चरण है वो है वैज्ञानिक चरण, जिसे वैज्ञानिक चरण या प्रत्यक्षवाद कहते हैं। तो मुख्य रूप से ऑगस्ट काम्टे का मुख्य ध्यान था वो इसी प्रत्यक्षवाद पे था। इन्होंने प्रत्यक्षवाद को मानवता का धर्म कहा है और यहीं से समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। ये 2 चरण है, यहां समाजशास्त्र की शुरुआत नहीं हुई। समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई? जब प्रत्यक्षवाद आया। तो इसके आधार पे 1838 में ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का पहली बार प्रयोग किया। इसलिए हम ऑगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र के पिता के तौर पर भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? वैज्ञानिक या तर्क के आधार पर घटनाओं और वस्तुओं को देखा और समझा जाता है। कार्य कारण संबंधों का पता इसमें लगाया जाता है और यहीं से विज्ञान की शुरुआत होती है। दूसरा सिद्धांत है स्पेंसर का। स्पेंसर भी मुख्य रूप से जो डार्विन का उद्विकासीय सिद्धांत था उस सिद्धांत को स्पेंसर ने समाजशास्त्र पर लागू किया। तो जो डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था, योग्यतम की उत्तरजीविता का जो सिद्धांत था, उसे स्पेंसर ने समाजशास्त्र पर लागू किया। इसलिए सिद्धांत को सामाजिक वर्ण का सिद्धांत भी कहा जाता है और सामाजिक डार्विनवाद भी इसको कहा जाता है। तो स्पेंसर का मानना है कि समाज का जो विकास है, उद्विकास है, वो हमेशा सरल से जटिल, समरूप से विषम रूप की ओर होता है। तो इन्होंने जो समाज के चरण बताए हैं वो मुख्य रूप से 3 चरण बताए हैं। पहला चरण उन्होंने बताया है आदिम समाज, दूसरा जंगली समाज और तीसरा औद्योगिक समाज। तो इन्होंने कहा है कि जो उद्विकास हुआ समाज का वो किससे हुआ है? वो सैनिक से औद्योगिक समाज की ओर हुआ है। पहले जितनी भी जातियां थी कबीलों के रूप में रहते थे और सैनिक समाज की करती उनकी थी और धीरे धीरे वो किस पे आधारित हो गई? औद्योगिक आधार पर आधारित हो गई।
यह सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में दिया था। किसमें दिया था? द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1817 के अंदर, और 3 इसके वॉल्यूम थे। इसी प्रकार की बात है वो इमाइल दुर्खिम ने भी की है। इमाइल दुर्खिम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इमाइल दुर्खिम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में अपना उद्विकासीय सिद्धांत दिया, और उन्होंने कहा कि समाज का जो उद्विकास है वो यांत्रिक समाज से सामयिक समाज की ओर होता है। यांत्रिक समाज यानी सरल समाज, और सामयिक समाज यानी आधुनिक समाज। यांत्रिक समाज या सरल समाज में क्या होता है कि व्यक्ति यंत्र की भांति कार्य करता है, वो अपना खुद का दिमाग नहीं लगाता है। लेकिन सामयिक में क्या होता है, शरीर की भांति कार्य करने लग जाता है। शरीर समाज के अलग अलग पार्ट होते हैं जो मिलकर कार्य करते हैं, तो इसलिए इसको सामयिक एकता भी कहा जाता है। तीसरा जो मुख्य सिद्धांत है वो है मॉर्गन का। मॉर्गन ने अपनी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी 1872 में समाजशास्त्र उद्विकासीय सिद्धांत दिया, और उन्होंने क्या माना कि जैसे जैसे तकनीकी में विकास होता है समाज में परिवर्तन होता जाता है। तो इन्होंने समाज के 3 चरण बताए हैं, उद्विकास के 3 चरण बताए हैं। पहला जंगली, बर्बर और सभ्य समाज। हाँ, एक बात इनको ध्यान रखना, जितने भी ये आप सिद्धांतों को पढ़ रहे हो और इनके चरण पढ़ रहे हो, तो इनके अंग्रेजी के शब्द है, अंग्रेजी के शब्द है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इनका हिंदी अनुवाद करते हैं तो इनके, जैसे हमें पॉजिटिव का हिंदी अनुवाद किया तो प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक आ गया, हो सकता है हिंदी में कोई और शब्द निकाल के ले आए जो हमारे समझ में नहीं आए। तो इसलिए हमें अंग्रेजी की इसकी जो शब्दावली है इसको विशेष ध्यान में रखना है। आगे है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक निर्धारणवादी। आर्थिक निर्धारणवाद में मुख्य रूप से क्या होता है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है, जो उत्पादन की शक्तियां होती है, उनके आधार पर समाज में परिवर्तन आता रहता है। तो उत्पादन प्रणाली एवं वर्ग संघर्ष के आधार पर कार्ल मार्क्स ने अपना उद्विकासीय सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जब अधोसंरचना से तात्पर्य क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या सबस्ट्रक्चर, यानी जो इसको उन्होंने बुनियादी संरचना कहा है आर्थिक व्यवस्थाओं को। उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने क्या कहा है? बुनियादी संरचना या अधोसंरचना कहा है। जब उत्पादन के तरीके बदल जाते हैं, उत्पादन की शक्तियां बदल जाती है, तो उत्पादन के संबंध बदल जाते हैं, और इसके साथ ही अधिसंरचना बदल जाती है, यानी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो धार्मिक व्यवस्था है, जो नैतिक व्यवस्था है, वो भी बदल जाती है। यानी परिवर्तन कहाँ आते हैं? अर्थ में परिवर्तन आते हैं, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आते हैं, और वो परिवर्तन किस तरफ आ जाते हैं? फिर वो अधिसंरचना में आ जाते हैं, समाज में परिवर्तन आते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने उद्विकास के 4 चरण बताए। मुख्य रूप से कितने चरण बताए? 4 चरण। पहला इन्होंने बताया कि पहला युग था वो आदिम साम्यवादी युग था, आदिम साम्यवादी चरण था, जिसमें किसी के पास भी निजी संपत्ति नहीं हुआ करती थी। सब अपनी आवश्यकता अनुसार या योग्यता अनुसार कार्य करते थे, मिलकर शिकार वगैरह करते थे। तो इसमें क्या थे? वर्ग नहीं थे। इसमें क्या थे? वर्ग नहीं थे, वर्ग विहीन समाज था। बाद में क्या हुआ कि जैसे ही आर्थिक व्यवस्था बदली, निजी संपत्ति का उद्भव हुआ, हथियारों का विकास हुआ, जो कृषि करने वाले थे और जिनके जो स्वामित्व थे वो क्या हो गए? स्वामी बन गए। कृषि और पशुपालन प्रारंभ हो गया। तो समाज के इस युग को उन्होंने कहा है कि दास युग। तो इसमें भी 2 वर्ग थे, नंबर 1 दास और नंबर 2 उनके स्वामी। फिर एक बार पुनः आर्थिक संरचना बदलती है और जो उसका विस्तार है वो क्या हो जाता है? सामंतवादी हो जाता है। जो दास युग के अंदर जिनके पास छोटे छोटे हथियार हुआ करते थे, जो कृषि यंत्र हुआ करते थे, उन्होंने उनका विस्तार कर लिया और क्या बन गए? सामंत। जैसे कि अपनी जागीरदार होते हैं, उसी प्रकार से ये यूरोप के मध्यकालीन समाज की बात की जा रही है। तो सामंत होते थे। तो इसमें भी समाज के 2 वर्ग थे, नंबर 1 सामंत, नंबर 2 सामान्य जनता। और एक बार पुनः दोबारा उत्पादन के साधन बदलते हैं और जड़ शक्ति के हाथों की बजाय जड़ शक्ति का प्रयोग होने लगता है, औद्योगिक स्तर पर उत्पादन होने लगता है। तो वो दोबारा युग बदल जाता है और इस युग को मार्क्स ने कहा है पूंजीवादी युग। और इसमें भी 2 वर्ग हैं, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। तो कार्ल मार्क्स के इसका वर्ग संघर्ष का भी सिद्धांत कहते हैं कि इतिहास में हमेशा
वर्ग संघर्ष रहा है, दो वर्ग रहे हैं, एक शोषक और एक शोषित। तो इसमें परिवर्तन को इन्होंने मुख्य क्या माना है? प्रौद्योगिकी में परिवर्तन है, उससे समाज के अंदर परिवर्तन होता है और एक नए युग की शुरुआत होती है, और जो वर्ग संघर्ष है वो हमेशा हमेशा चलता रहता है। तो ये मुख्य रूप से उद्विकासीय सिद्धांत थे। अब हम बात करेंगे चक्रीय सिद्धांतों की। तो चक्रीय सिद्धांत में मुख्य रूप से तीन सिद्धांत आते हैं। तो पहला सिद्धांत हम लेते हैं अर्नोल्ड टाइनबी का सिद्धांत। अर्नोल्ड टाइनबी ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री में विश्व की कुल 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया और अपने इसी अध्ययन के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, जिसे चुनौती और प्रत्युत्तर सिद्धांत कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चुनौती और प्रत्युत्तर सिद्धांत कहा जाता है। यानी प्रत्येक संस्कृति और सभ्यता के सामने चुनौतियां आती हैं, तो अगर कोई संस्कृति या सभ्यता उन चुनौतियों का सामना करती है तो वो उनमें परिवर्तन होता है, लेकिन बनी रहती है। लेकिन बार बार ऐसा होता है और एक ऐसी स्टेज आती है जिसके अंदर वो उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती है और वो संस्कृति समाप्त हो जाती है। तो इन्होंने 3 चरण बताए हैं। तो पहला चरण बताया कि कोई चुनौती आएगी, चुनौती का सामना किया जाएगा, समाज के जो प्रबुद्ध व्यक्ति है या जो बुद्धिमान या जो कुशल लोग हैं वो इन चुनौतियों का सामना करेंगे। फिर दोबारा चुनौतियां आती है तो संकट का युग है वो शुरू हो जाता है और बाद में धीरे धीरे उस सभ्यता का पतन हो जाता है। तो एक यहां से प्रारंभ होती है जो संस्कृति धीरे धीरे चुनौती और प्रत्युत्तर देते 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 अंत के अंदर वापिस यहीं समाप्त हो जाती है जहां से वो प्रारंभ होती है। तो ये टाइनबी का सिद्धांत है। तो इसमें कहा है कि सभी सभ्यताओं को चुनौती का सामना करना पड़ता है और जब चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं तब वो सभ्यता समाप्त हो जाती है। तो 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, प्रत्येक सभ्यता को 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है: निर्माण, विनाश और विघटन। अगला सिद्धांत है स्पेंगलर का। स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, पश्चिम का अंत, 1918 में यह पुस्तक आई थी। इसमें इन्होंने विश्व की कुल 8 मुख्य सभ्यताओं का अध्ययन किया था, जिसमें भारतीय सभ्यता भी शामिल है। और इस अध्ययन के आधार पर इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के अनुसार कि जिस प्रकार से जीवन के विभिन्न चरण होते हैं, पहले बाल अवस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आ जाती है और वापिस जीवन समाप्त हो जाता है और नए सिरे से शुरू हो जाता है। और इसी प्रकार इन्होंने उदाहरण दिया है ऋतुओं का, जैसे बसंत आती है, पतझड़ आती है, सर्दी आती है और गर्मी आती है। तो इनका एक चक्कर चलता रहता है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन का भी चक्कर चलता रहता है। तो इन्होंने संस्कृति की तुलना किसके साथ की है? सांवे के साथ की है। सांवे यानी मानव शरीर के साथ में की है और साथ में ऋतुओं के आधार पर भी की है। और प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक सभ्यता की इन्होंने आयु मानी है 1000 वर्ष। तो 1000 वर्ष के बाद में सभ्यता समाप्त हो जाती है, ऐसा स्पेंगलर का मानना है। और इन्होंने कहा है कि जो पश्चिम की संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है, वो अब क्या है? समाप्ति के कगार पर है। और इनका एक कथन है जिसमें प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि प्रत्येक मानव सभ्यता की एक सीमित जीवन अवधि होती है, प्रत्येक सभ्यता की एक सीमित जीवन अवधि होती है और उसके बाद में उसका पतन हो जाता है। अगला सिद्धांत है विल्फ्रेड प्रेटो का। विल्फ्रेड प्रेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में 1935 में अपना सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को हम शेर या लोमड़ी का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेर और लोमड़ी का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। और इसको अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत या संभ्रात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्लेटो क्या मानते हैं कि समाज के अंदर 2 वर्ग होते हैं। समाज के अंदर कितने वर्ग होते हैं? 2 वर्ग होते हैं। एक जो अभिजात वर्ग होता है, एलिट ग्रुप होता है, जो सत्ता जिनके हाथ में होती है, और दूसरी होती है सामान्य जनता होती है। तो इन्होंने क्या माना है? जो इनके पास सत्ता होती है उनको शेर माना है और सामान्य जनता को क्या माना है? लोमड़ी माना है। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे जिनके पास सत्ता होती है, यानी जो अभिजात वर्ग है, उसकी शक्ति है वो धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, समाप्त होने लगती है। और सामान्य जनता से लोमड़ी यानी जो चालाक लोग है सामान्य जनता के अंदर, वो क्या है कि धीरे धीरे उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो बाद में क्या होता है
कि जो लोमड़ी थे वो किस पोजीशन में आ जाते हैं, शेर की पोजीशन में आ जाते हैं, और अभिजात वर्ग का धीरे धीरे परिभ्रमण होकर वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि हम इतिहास के अंदर देखते हैं, अभी हम कई बार समाचार पत्रों में सुनते हैं कि मुगल साम्राज्य की जो उनके वंशज है वो आज चाय बेचते हैं। तो वो पहले कहां थे, सर्वोच्च पे थे, अब वो कहां आ चुके हैं, वो चाय बेचने लगे हैं। और जो चाय बेचता था यानी जो निम्न वर्ग से था वो अब कहां आ गया है, वो अभिजात वर्ग के अंदर आ गया है। इस प्रकार से ये अभिजात वर्ग का परिभ्रमण है वो चलता रहता है। तो इन्होंने समाज के दो वर्ग बताए। तो पहला अभिजात वर्ग, तो इसमें इन्होंने मुख्य रूप से 3 लोगों को लिया है जो राजनीतिक रूप से अभिजात है, इन्हें इन्होंने कहा है शासित वर्ग, शोषी वर्ग। और जो सामान्य जनता है उनको उन्होंने कहा है गैर शासी वर्ग। आर्थिक रूप से जो व्यापारी होते हैं और सैनिक रूप से जो उच्च पदों पे होते हैं, ये तीनों मिलकर अभिजात वर्ग का निर्माण करते हैं। और सामान्य जनता होती है, इन उनको कहा है गैर विशिष्ट वर्ग। ये क्या हो गया, विशिष्ट हो गए, और ये गैर विशिष्ट हो गए। तो उनके अनुसार क्या है कि अभिजात वर्ग अपनी कुशलता और योग्यता धीरे धीरे क्या है खोने लगता है, और उनका स्थान जो निम्न वर्ग से योग्य कुशल लोग आते हैं वो लेने लगते हैं, और वो किस में शामिल हो जाते हैं, अभिजात वर्ग में शामिल हो जाते हैं, और अभिजात वर्ग है वो सामान्य जनता में शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये चक्कर है वो चलता रहता है। और इन्होंने कथन दिया है, कथन क्या है, इतिहास विशिष्ट वर्गों की एक कबरगाह है। तो राजनीतिक रूप से इन्होंने मुख्य रूप से शेर और लोमड़ी का प्रयोग किया, और जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है इसके लिए उन्होंने सट्टेबाज, और जो सामान्य जनता है उनके लिए निश्चित आय वर्ग शब्द का प्रयोग किया है। अब एक चक्रीय सिद्धांत में भी शामिल कर लिया जाता है सेरोकेन के सिद्धांत को, और इसको अलग से भी उतार चढ़ाव सिद्धांत के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। तो सेरोकेन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में अपना उतार चढ़ाव का सिद्धांत दिया था, और इसे 3-4 अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे पेंडुलम का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे तरंग का सिद्धांत कहा जाता है, इसे सीमाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने कुल 3 प्रकार की संस्कृतियों का जिक्र किया है। कितने प्रकार की संस्कृतियों का जिक्र किया है, 3। ये 3 संस्कृतियां कौन कौन सी है, पहली है विचारात्मक या भावनात्मक संस्कृति, दूसरी है इंद्रिय परक और चेतनात्मक संस्कृति। इसको हम आध्यात्मिक संस्कृति भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, आध्यात्मिक संस्कृति। इसको जैसे कि इन्होंने 2 सीमाएं बता दी है कि एक तरफ तो आध्यात्मिक संस्कृति है जैसे कि प्राचीन भारतीय संस्कृति रही है, और दूसरी संस्कृति क्या रही है, इंद्रिय परक संस्कृति रही है, भौतिक संस्कृति रही है, पश्चिम की संस्कृति है वो रही है। तो ये 2 चरम बिंदु है, एक आध्यात्मिक संस्कृति और दूसरा इंद्रिय परक या भौतिकवादी संस्कृति। और जितने भी समाज है वो ना तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से भौतिकवादी होते हैं। तो इसे पेंडुलम का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से घड़ी के अंदर पेंडुलम लगा होता है और वो 2 घड़ियों के बीच में या घूमता रहता है, इसी प्रकार से विश्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितने भी समाज है वो भौतिकवाद और अध्यात्म के बीच में झूलते रहते हैं। किसकी तरह, घड़ी के पेंडुलम की तरह। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेंडुलम सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसे सीमाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सीमा हो गई, ना तो इसे इधर जाएंगे ना इसे इधर जाएंगे, और इन बीच की जो स्थिति है इसको इन्होंने कहा है आदर्श स्थिति या आदर्श संस्कृति। तो ज्यादातर संस्कृतियां होती है वो आदर्श संस्कृति होती है। इनमें क्या होता है कि दोनों संस्कृति का मिश्रण होता है। तो विचारात्मक, भावनात्मक, आध्यात्मिक संस्कृति, धार्मिक संस्कृति, ये किसके उदाहरण है, इसमें क्या माना जाता है कि ये जीवन नश्वर है, आगे मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी जो हम कुछ करेंगे वो इस जीवन के लिए नहीं करेंगे, अगले वाले जीवन के लिए करेंगे। और इंद्रिय परक संस्कृति या चेतनात्मक संस्कृति क्या कहती है, भौतिकवादी संस्कृति क्या कहती है कि जीवन में जो कुछ है वो यही है, खाओ पियो मौज करो, इस दुनिया में मरने के बाद कुछ नहीं बनना है। तो पश्चिम के जो देश है वो भौतिकवादी संस्कृति में डूबे हुए हैं, और आदर्श संस्कृति दोनों का मिश्रण है। तो इस प्रकार जब कोई चरम पे पहुंचती है तो वापस लौट आती है। तो ये उतार चढ़ाव है संस्कृति के बीच में आता रहता है। अब है कुछ और सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन के, जैसे कि ओकबर्न का सिद्धांत है। ओकबर्न का सिद्धांत है, इसको हम कहते हैं सांस्कृतिक विलंबन या सांस्कृतिक पिछड़ापन का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने संस्कृति के 2 प्रकार बताए हैं,
ओकब्रन ने 1922 में, कब, 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज में संस्कृति के दो प्रकार बताए। कौन कौन से? भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति है वो क्या है कि आगे निकल जाती है किससे? अभौतिक संस्कृति से। अभौतिक संस्कृति में जो हमारे विचार आते हैं, मूल्य आते हैं, नैतिकता संबंधी आते हैं, धर्म आते हैं, वो रहते हैं। और भौतिक संस्कृति के अंदर हमारा पहनावा आता है, खान पान आता है, और जो जितने भी नए उपकरण हैं तो वो आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझे कि आजकल जो वास्तुशास्त्र के अनुसार से मकान बड़ा अच्छा शानदार बना लिया, लेकिन उसके लास्ट में क्या करते हैं? एक काली हांडी लगा देते हैं। तो वो क्या है? सांस्कृतिक पिछड़ेपन का उदाहरण है। इसी प्रकार से हमने पहनावा तो पहन लिया है मॉडर्न, जैसे कोई महिला है वो मॉडर्न पहनावे में जींस और टॉप के अंदर जब बड़ी बड़ी वो चूड़ियां पहनती है और मांग में सिंदूर भरती है, तो वो क्या है? सांस्कृतिक पिछड़ेपन का उदाहरण है। तो भौतिक संस्कृति है वो आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। तो इस वजह से समाज के अंदर है वो परिवर्तन आता है। एक सिद्धांत है बेबलिन का सिद्धांत है वो प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी सिद्धांत कहलाता है। यानी जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में, तकनीकी में परिवर्तन होगा, समाज के अंदर परिवर्तन होगा। एक सिद्धांत है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर ने 1905 में सिद्धांत दिया था पूंजीवाद के उदय का सिद्धांत। इसे धार्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। और चौथा सिद्धांत है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। तो इन्होंने कहा था कि जनसंख्या से सामाजिक परिवर्तन होता है। तो 1799 में, कब? 1799 में इन्होंने अपनी पुस्तक द एसेज ऑन पॉपुलेशन में अपना यह सिद्धांत दिया। और इनके अनुसार जो जनसंख्या होती है वो क्या होती है? गुणोत्तर रूप से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? गुणोत्तर रूप से 2, 4, 8, 16, 32 रूप में बढ़ती है। लेकिन जो खाद्यान्न है वो क्या है कि गुणोत्तर रूप से उसमें वृद्धि नहीं होती है। वो क्या है? अंकगणितीय रूप में बढ़ती है। 2, 4, 6, 8। तो क्या है कि प्रत्येक 25 साल बाद में क्या है? प्रत्येक 25 साल में जनसंख्या है वो दोगुनी हो जाती है और जो खाद्यान्न है वो आधे रह जाते हैं। खाद्यान्न उसके आधे रहते हैं। तो खाद्यान्न में और जनसंख्या के अंदर संतुलन बनाना जरूरी है। तो माल्थस कहते हैं कि या तो मनुष्य खुद संतुलन बना के रखे, अगर वो खुद संतुलन नहीं बनाएगा तो प्रकृति है वो खुद अपने आप संतुलन बनाए रखेगी। प्रकृति कैसे बनाएगी? भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, महामारी फैलेगी, तो जिससे जितनी भी अतिरिक्त जनसंख्या है वो क्या है? समाप्त हो जाएगी। तो इससे भी सामाजिक परिवर्तन होता है। एक सिद्धांत है थॉमसन का जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। इन्होंने कहा है कि जनसंख्या है वो 3 चरणों में होती है। पहले क्या होती है? जन्म दर, और मृत्यु दर क्या होती है? निम्न होती है। तो इससे जनसंख्या वृद्धि नहीं बढ़ती है। दूसरी स्टेज में क्या होती है कि लोगों के अंदर जागरूकता आती है, या जो चिकित्सा साधन है उनमें वृद्धि होती है। तो उससे क्या होती है कि मृत्यु दर तो कम हो जाती है, लेकिन जन्म दर है वो क्या रहती है? पहले जैसी बनी रहती है। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। तो इस दूसरे चरण को संक्रमण अवस्था या जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। और तीसरे चरण में पुनः जनसंख्या है, जो जन्म दर है वो भी कम हो जाती है, मृत्यु दर भी कम हो जाती है। लेकिन एक चरण और आता है जिसमें क्या होता है कि जनसंख्या, जो जन्म दर है तो वो तो वही बनी रहती है, लेकिन मृत्यु दर ज्यादा हो जाती है, यानी जनसंख्या में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। यूरोप के कई देशों में यह गिरावट आनी प्रारंभ हो गई है। तो ये सामाजिक परिवर्तन के मुख्य सिद्धांत थे। आप इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।